बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। लोकसभा चुनाव के पहले फेज तक ऐसा लग रहा था कि इस बार के आम इंतखाबात हिंदू मुस्लिम के बजाय सिर्फ यानी हिंदू मुसलमानों का जो इशू होता है उसके बजाय सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही लड़े जाएंगे। लेकिन इतवार के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा सोचने वालों को गलत साबित करते हुए जी भरकर हिंदू मुस्लिम किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली से खिताब करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने साबिक पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का सहारा लेते हुए न सिर्फ मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली कौम बताया बल्कि उन्हें घुसपैठिए तक कह डाला। पीएम ने अपनी तकरीर में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर कांग्रेस जीत गई तो वो पूरे मुल्क के हिंदुओं का हक छीनकर मुसलमानों को दे देगी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस पीएम पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पीएम की शिकायत भी की है। साथ ही कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा ताकि वे कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर दिए उनके बयान को गलत साबित कर सकें, उनसे मिलकर के बता सकें कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सब के बीच सवाल यही उठता है कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी को डेवलपमेंट के मुद्दे को छोड़कर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर क्यों आना पड़ा। क्या पहले फेज के बाद उन्हें कुछ ऐसे इनपुट्स मिले जिसके चलते पीएम को एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौटना पड़ा। आज बेबाक मुंसिफ में हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हिमांशु कुमार जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से सुमित शशांक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं और जाने माने सीनियर सहाफी रजा हुसैन रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और रजा हुसैन रिजवी साहब, पहला सवाल आप ही से, कैसे आप प्राइम मिनिस्टर के इस बयान को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था अभी 2 दिन पहले तक, जब तक जो है वो पहले फेज का चुनाव नहीं हुआ, पहले फेज के लिए वोटिंग नहीं डाली गई, सब हर कोई यही कह रहा था कि भाई इस बार जो है वो अलग तरह से जो है चुनाव चल रहा है, बहुत ज़्यादा सरगर्मियां नहीं है, हर कोई जो है वो ट्रैक पर है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, मगर अचानक से फिर हिंदू मुस्लिम पर आ गए। क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक संवैधानिक पद पर हैं और बड़े पद पर हैं। जाहिर सी बात है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव जो है ये चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, ये एक तरीके से उन राजनीतिक नेताओं के लिए, उनकी पार्टी के लिए जीने और मरने का प्रश्न। बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी 2 टर्म सरकार में रही है, वो हैट्रिक लगाने की योजना में है। 400 उसने कहा है कि हम एनडीए गठबंधन में 400 पार जाएंगे। 370 बीजेपी जीत की आई है। तो उसने बड़े उम्मीद से और बड़े उससे अपने जो टिकट्स बांटे हैं, उन टिकट पर भी एक लोकसभा पर रिसर्च करके उन्होंने टिकट बांटे हैं और टिकट बांट के ये महसूस किया है कि हम वहां तक जो हमने अपनी संख्या बताई है उस संख्या तक हम पहुंचेंगे। बात आप देखिए कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो कांग्रेस के जो रहे हैं सरदार जी मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक बयान बहुत पहले कहा था और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि साहब जो है देश में पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का बनता है। अब वो क्या उनका उद्देश्य था और किस आधार पर कहा और क्या उनकी मंशा थी, कौन से ऐसी चीजें आई हैं जिस आधार पर उन्होंने कहा, तो ये एक जरा से देखने की बात है। क्योंकि जैसे हमारा कुरान शरीफ है तो कुरान शरीफ में कुछ जो सूरे या आयतें हैं जो उसके मफहूम होते हैं, तो मफहूम लोग बीच का लेके आ जाते हैं, उसके ऊपर का मफहूम और उसके पीछे का मफहूम नहीं लेते हैं, माने नहीं लेते हैं। तो जो जीस्ट है, जो माने हैं पूरा, वो नहीं निकल सकता जब तक आप आगे और पीछे की चीजों को न जाने। तो किस उद्देश्य से, कैसे, किस टाइम वो प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि साहब देश के अंदर पहला हक जो है, जो देश की चीजें हैं उस पर जो है अल्पसंख्यकों का है। अब ये बात जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बात जो आपने कही है ये मनमोहन सिंह जी के लिए कही है या पीएम मोदी के लिए कही है कि भाई वो पूरा बयान आगे पीछे की तमाम बातों को सुनना बहुत जरूरी, तभी जो है उसका मतलब निकलेगा, ये किसके लिए कही? हाँ, मनमोहन सिंह के लिए कहा कि मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, जाहिर तौर पर, मगर जो कल का प्राइम मिनिस्टर का बयान था वो जिसने भी सुना वो हैरान रह गया, क्योंकि अब 10 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर से ये कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो डेवलपमेंट के ट्रैक से हटेंगे। जाहिर तौर पर कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी के नुमाइंदों को, मतलब जो तर्जुमान है उनको जुड़ना है, मगर कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, कुछ देर के बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और हिमांशु कुमार जी, आप बताइए क्या मतलब, चूंकि कांग्रेस तो कल से ही हमलावर है और
चैलेंज दिया है बाकायदा, जो पार्टी के तर्जुमान भी हैं और चेयरमैन भी हैं AICC का, जो ये मतलब जो है मीडिया का डिपार्टमेंट है, पवन खेड़ा साहब ने, वो कह रहे हैं कि आप जो है ये साबित करके दिखा दो। खासतौर से मंशूर की बात वो कर रहे हैं मैनिफेस्टो की, चूंकि मैनिफेस्टो को बीजेपी पहले दिन से ही वो मैनिफेस्टो को लेकर के भी जो है बहुत हमलावर है कांग्रेस के ऊपर, और उसको मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता दिया। कुल मिलाकर के कल के बयान को जब आपने पहली बार सुना, क्या रिएक्शन था? क्या मतलब आपको ये उम्मीद थी 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी से, क्या ऐसे बयान की उम्मीद थी आपको? देखिए, ऐसा है कि मेरे हाथ में ये न्याय पत्र, ये जो न्याय पत्र है, इसको मैं फिर से पढ़ा और मुझे लगा कि कहीं पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। लेकिन जब मैं पढ़ा तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। असल में पीएम मोदी ओछी राजनीति कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद उन्हें लगा कि वह चुनाव हार रहे हैं, उनकी बुरी गति होने वाली है और जनता जो 10 साल के उनके कार्यकाल है उससे उब चुकी है, तो वह हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाह रहे हैं, वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जानती है, अगर 10 वर्षों के कार्यकाल में जनहित से जुड़ा हुआ कोई अच्छा काम प्रधानमंत्री जी किए होते तो आज मंगलसूत्र की बात करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़। आज क्या आवश्यकता थी कि उन्होंने मंगलसूत्र की बात की। दूसरी बात कि हिंदू महिला जो मंगलसूत्र धारण करती है, जो पहनती है, उसके लिए बहुत ही वो इंपॉर्टेंट होता है, उसके सुहाग की बात होती है, और उसके बारे में भी मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हिंदू महिलाओं का यह बहुत बड़ा अपमान है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश की हिंदू महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पहले चरण के बाद हिंदुत्व का मामला उठाया, हिंदुत्व का मामला तब उठाया जाता है जब इनको लगा कि हम हार रहे हैं चुनाव में और बुरी गति होने वाली है, तो उन्होंने इस तरह के मुद्दों को उठाना उचित समझा। आज देखिए, आप प्रधानमंत्री जी कहीं विकास की बात नहीं करते, इनके भाषण से 2 शब्द गायब हो गए। आज महंगाई और बेरोजगारी पर बिल्कुल ये बात नहीं करते। आप देखिए, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें भी कहीं कोई ऐसी बात नहीं की गई है कि हम बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे, हम महंगाई को कैसे कम करेंगे। यही लोग हैं जो 2014 में कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। यही बेरोजगारी की बात करते थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, यही महिलाओं की बात करते थे, यही किसानों की बात करते थे। अब MSP की बात नहीं करते हैं। 2014 से पहले तो यही लोग कहते थे ना कि MSP की कानूनी गारंटी होनी चाहिए, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। कहां चला गया? असल में ये सारे मुद्दों पर विफल साबित हो गए हैं। इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ खोखला वादा किया, ये विकास के नाम पर सिर्फ झूठे वादे करते रहे, ये देश की जनता को समझ बाग दिखाते रहे, और देश की जनता जान चुकी है और इन्हें भी पता चल गया है इंटेलिजेंस के माध्यम से कि हमारी दुर्गति होने वाली है, बुरी तरह से हमारी हार होने वाली है। इसी से बौखला करके वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास, इलेक्शन कमीशन के पास भी शिकायत की है, और हम लीगल नोटिस की तैयारी भी कर रहे हैं। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी इन बातों को वापस नहीं लेते हैं, इस देश की हिंदू महिलाओं से माफी नहीं मांगते हैं, तो हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे और प्रधानमंत्री जी को वहां भी साबित करना पड़ेगा। हमारे हाथ में भी ये न्याय पत्र है, आप इसको पूरा मैं पढ़ा है, एक एक पन्ना पढ़ा, कहीं कोई बात नहीं। हमने महिलाओं के अधिकार की बात की है, हमने गरीबों की बात की थी, लेकिन हम धर्म के नाम पर कहीं कोई बात नहीं किया है। हमने ये जरूर कहा है कि सिविल कोड को हम लागू नहीं होने देंगे, हम पहनावे के लिए हम आजादी देंगे, ये बात जरूर हमने किया है। लेकिन हमने ये आ रहा हूं कि हम आ रहा हूं सुमित जी, आ रहा हूं, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, सुन लीजिए। ऐसा है कि देखिए, ऐसा है कि ये झूठ मूठ का एक बवाल पैदा करना चाहते हैं, ये ध्रुवीकरण का राजनीति करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। क्योंकि इनको इस बात से तकलीफ है कि हम गरीबों की बात कर रहे हैं, हम जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो इस समाज में पिछड़े पायदान पर खड़े लोग हैं, उनको 1 लाख रुपया प्रति साल। ठीक है, वो डिटेल में बात करूंगा, मैं वापस आऊंगा, डिटेल में बात करेंगे। अशोक तिवारी जी, जाहिर तौर पर देखिए, जो हिंदी बेल्ट है उसमें हिंदू मुस्लिम बहुत चलता है। साउथ में तो इन दिनों माना जा रहा है, मतलब वहां थोड़ी अलग तरह की पॉलिटिक्स चलती है, वहां पर हिंदू मुस्लिम का बहुत ज्यादा मसला जो है वो रहता नहीं है। मगर ये जो कल इतवार के रोज
प्राइम मिनिस्टर ने वापस जो है वो एक मसले को गरमा दिया है और पूरा उस पर हंगामा मचा हुआ है हिंदू मुस्लिम का जिक्र करके। और वो अगर डिटेल में जाएंगे तो मतलब बहुत सारी ऐसी बात कही है जो ऑब्जेक्शनेबल है, मतलब जो नहीं करनी चाहिए थी और किसी भी लीडर को नहीं करनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को तो कतई करनी नहीं चाहिए। पहला रिएक्शन क्या है और क्या उत्तर प्रदेश में, खास तौर से चूंकि यूपी से आप आते हैं, यूपी में ज्यादा पॉलिटिक्स करती है समाजवादी पार्टी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ असर उसका पड़ने वाला है दूसरे फेज पर उनके बयान का? जी जी खुर्शीद भाई जी, मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जी, ये बहुत ही दुखद है और इस भारत के इतिहास में कलंक पैदा करने वाला। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसी गरिमा में पोस्ट पर रह करके वो ऐसा करेंगे, ऐसा कोई देश में बच्चा सोचता तक नहीं। कोई किसी को कोई गुमान ही नहीं था कि ऐसा ऐसा बोल देंगे। ये बहुत आश्चर्यजनक घटना। और ये हुई क्यों, ये इसके तह में जाना पड़ेगा क्यों हुई। जब पहला चरण का चुनाव हुआ और बैकफुट पे भाजपा आ गई, भाजपा चुनाव हारने लगी, तो उसकी उसमें आकर के मोदी जी को लगा कि इनकी विदाई हो रही है। ऐसे हालात में मोदी जी चक्कर खा गए हैं। मोदी जी को कुछ सूझ नहीं रहा है, मोदी जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि मानसिक संतुलन ही मिल गया मोदी जी का। ऐसे हालात में उन्होंने ऐसी बात कही, देश को तोड़ने वाली बात कही, खामखा ऐसी बात कह करके देश को हिलाना, झकझोरना, सांप्रदायिक माहौल पैदा करना, ये देश के लिए खतरनाक है। और इसको चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग, और देश को बचाना चाहिए चुनाव आयोग ऐसी विपदा की घड़ी में। जबकि एक विपदा की घड़ी है, हालांकि चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना ही ये डरे हैं, जितना ही ये दहशत में है, उतना ही मुद्दे हावी हो रहे हैं और मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। चुनाव इनके इस तरह से बिनियाने से चुनाव नहीं होने वाला है। ठीक है, सवाल इस बात का है कि इन्होंने जो आपत्तिजनक बातें कही उनको बताऊं मैं। ठीक है, सुमित जी के पास आते हैं, बीजेपी से रिएक्शन लेते हैं। जाहिर तौर पर थोड़ा 2-5 मिनट के बाद आप जुड़े हैं, कुछ टेक्निकल इशू था, मुझे लगता है कि वो तमाम मसले हल हो गए हैं, मगर एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया है बीजेपी ने, और वो मसला किसी और ने नहीं किया, वही शख्स है उस मसले को आगे बढ़ाने में, उस मसले को खड़ा करने में, जो गारंटियां दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी है मोदी की गारंटी। भाई ऐसी क्या दिक्कत है मुसलमानों से? आप जो है वो जितने भी शेख हैं या मतलब मिडिल ईस्ट के जो भी मुसलमान हैं उनको तो गले मिल रहे हो, हिंदुस्तान में आते हैं तब भी उनको मतलब एकदम से मतलब दिल से गले लगाते हो। आप दुबई जाते हो या मतलब जो है किसी भी मुल्क में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब सारे शेखों से गले मिल रहे हैं। तो ये अदावत हिंदुस्तान के मुसलमानों से कैसी कि उन्हें घुसपैठिया ही बता दिया, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि ये देश जो है वो सनातन मान्यताओं पे बसा हुआ है। इस देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा सनातन मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोग हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि हिंदू माताओं बहनों के विषय में ये बोल रहे थे। इनको समझना है कि जब देश के सांस्कृतिक उत्थान की बात होती है, सबके साथ सबके विकास, सबके सहयोग की बात होती है, और विविध पंथ मजहब संप्रदाय में बसे हुए भारतवर्ष की बात होती है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके साथ सबके विकास, सबके सम्मान, सबकी उन्नति, सबकी तरक्की और सबके कल्याण के लिए काम किया। और लगातार मुस्लिम माताओं बहनों को ट्रिपल तलाक से आजादी किसने दिलवाई, ये भी तो देखने की बात है। 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से जब पैसा उनके खातों में जा रहा है, तो क्या उसमें मुस्लिम परिवार के लोग नहीं है क्या? 34 करोड़ अन्य लोग जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जिनका इलाज हो रहा है, जो कि किसी भी प्राइवेट अथवा सरकारी अस्पताल में जो इलाज करा सकते हैं, उनके परिवार के लोगों का जीवन बच रहा है, तो क्या उसमें मुसलमान नहीं है क्या? क्या 80 करोड़ लोगों को जब अनाज जो है वो प्रदान किया जा रहा है और उनकी जो दैनिक दिनचर्या में जो आवश्यकताएं हैं उसको फुलफिल किया जा रहा है, तो क्या उसमें मुसलमान नहीं है क्या? 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम जब किया गया, तो क्या उसमें मुसलमान नहीं है क्या? लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है। बात मैं बार बार आपको पहले भी बोल चुका हूं, और इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसके विषय में बोला। इस देश पर लगातार सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं। उन आक्रमणों में जो एक राष्ट्र की जब आयु की बात करेंगे ना, तो एक राष्ट्र की आयु बहुत लंबी होती है, किसी एक व्यक्ति की आयु से बहुत ज्यादा लंबी है। तो कहीं ना कहीं इस देश पर जो सांस्कृतिक आक्रमण हुए, चाहे वो गुलाम वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे सैयद वंश हो, चाहे लोधी वंश हो, चाहे मुगल वंश हो, चाहे अफगान वंश, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद में पल बढ़ के एक पार्टी का जन्म होता है। उस पार्टी का नाम है कांग्रेस, जो कि फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ की नीति पर चलती है।
इनके जो मुखिया है आज के वर्तमान के दृष्टिकोण में, इनके जो मुखिया है वो आलू से सोना बनाने की तकनीक में लगे हुए हैं। हाँ। भ्रष्टाचारियों सुमित जी देखिए, आलू से सोने वाले पे मैं हर बीजेपी के उस लीडर को टोकता हूं जो पढ़ा लिखा है। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं हर उस लीडर को टोकता हूं जो पढ़ा लिखा है, जो अवेयर है और जो पार्टी का जिम्मेदार है। मेरा ख्याल के आपको इस बात का अच्छे से इल्म होगा कि राहुल गांधी ने एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकालो की बात क्या कही थी। पूरा आपके सामने वो बयान होगा, वो किस लिए कहा था। वो गुजरात में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे 2017 में, वहां पर वो बोले थे और उन्होंने कहा था कि अभी आएंगे नरेंद्र मोदी जी, वो कहेंगे किसानों को कि मैं आपको प्लॉट दिलवाऊंगा आसमान के ऊपर, फिर जो है वहां पर आलू उगाएंगे, फिर एक ऐसी मशीन बनाऊंगा। भाई वो आप प्लीज कम से कम गुमराह तो मत कीजिए। वो जो गुमराही एक बार हो चुकी है आप उसको आगे मत बढ़ाइए प्लीज। आपकी बात सुन रहा हूं। हाँ। गुजरात के किसानों की बात होती है तो गुजरात के लिए किसानों के लिए किसान सूर्य शक्ति योजना कौन लेकर के आया, जहां एक किसान खेती के साथ साथ बिजली जो है उसका उत्पादन भी कर सकता है और उस बिजली को 7 रुपए प्रति यूनिट से केंद्र सरकार जो है और गुजरात सरकार जो है उसको खरीदती है। तो कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित कौन होता है? इससे लाभान्वित तो आम किसान ही होता है ना। नदी जोड़ो परियोजना किसकी महत्वाकांक्षी परियोजना, ये भी देखने की बात। हजारों हेक्टेयर भूमि जो कि सिंचित नहीं थी, लड़की का नक्काशी के बदले लड़की का नक्काशी बोलते हैं तो उसको आप लोग नहीं देखते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी जी के वीडियो को कट किया जाता है और एडिट करके बनाया जाता है, और सर छोड़ दीजिए ना उसको, और आपके हिमांशु जी उस मसले को छोड़ दीजिए ना। वहां तो वो बीजेपी भी आगे बढ़ गई ना उससे, उनको टोक दिया, उन्होंने उस बात को माना, वो आगे नहीं बढ़ा रहे उस बात को, उसको रोक दीजिए। मुद्दों की बात करते हैं। देखिए बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी का सुबह से हम अलग अलग लोगों के बयान सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है और उस पॉलिटिक्स को या उस मसले को अगर प्राइम मिनिस्टर ने उठा दिया तो इतनी दिक्कत क्यों? ये भी तो सवाल है ना भाई। काम तो किया है और वो ये बात भी सच है कि मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं कि 2014 से पहले मुसलमान जो है वो सेंटर पॉइंट होता था तमाम सेकुलर पार्टियों का। वो कहते थे कि हम आएंगे तो मुसलमानों का ये कर देंगे, मुसलमानों का वो कर देंगे, मुसलमानों को ये मतलब जो है फायदा पहुंचा देंगे, ये बात तो होती थी। मगर 2014 के बाद अब हम देखते हैं कि कांग्रेस और दूसरी सेकुलर पार्टियां ज्यादा, खासतौर से कांग्रेस, और ये आप भी जानते हैं कि जो उनके स्पोक्स पर्सन है उन्हें जगह नहीं मिलती अब टेलीविजन पर बैठने की। बड़े बड़े लीडर्स को जो है वो स्टेज पर कांग्रेस भी जगह नहीं देती कि उनको लगता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, इससे हिंदू नाराज ना हो जाए। बहुत सारे बदलाव कांग्रेस ने भी अपने अंदर किए हैं 2014 के बाद। मेरा सवाल वापस वही है, बीजेपी ये कह रही है कि अगर आपने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है और उस मसले को अगर बीजेपी ने उठा दिया, प्राइम मिनिस्टर ने उठा दिया, तो इतनी परेशानी क्यों? देखिए प्रधानमंत्री जी ओछी राजनीति किए, उन्होंने मंगलसूत्र का सहारा लिया है। यदि वो विकास से काम किए रहते तो मंगलसूत्र का सहारा नहीं लेना पड़ता। हम तो आपको बार बार दिखा रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं। हमारे जो भाजपा के मित्र हैं उनको चुनौती दे रहे हैं। ये है न्याय पत्र, बता दें इसमें कहा लिखा हुआ है, किस पेज पर कहा लिखा हुआ है, कहीं यदि लिखा हो तो बता दें। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी आदरणीय मनमोहन सिंह जी के समय का बात कर रहे हैं और उसको कोट कर रहे हैं, तो वो बयान क्या था उसको भी अच्छी तरह से समझ ले और सुन ले। उन्होंने कहा था इस देश के संस्थाओं पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है। अल्पसंख्यक का क्या मतलब होता है? सिर्फ मुसलमान? क्या अल्पसंख्यक का मतलब सिख नहीं होता है, ईसाई नहीं होता है, बौद्ध नहीं होता है, जैन नहीं होता है। इसने कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया है? किस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई इन लोगों को? और क्यों मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं? हमने कहा है। और सीए जैसे चीजों को ला करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जानती है और ये बनावटी बातें कर रहे हैं। झूठ बोलना इनकी फितरत है। सुमित जी एक बार सुन लीजिए, सुमित जी आपका मौका मिलेगा, प्लीज सुन लीजिए एक बार। हिमांशु जी को सुन लीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, अभी अपनी बात रखेगा प्लीज। हाँ हिमांशु जी कैरी ऑन। असल बात है इनको मिर्ची लगती है, सच्चाई सुन नहीं सकते, सच्चाई सुनने का इनको हिम्मत नहीं है, क्योंकि मन की बात करते हैं इनके प्रधानमंत्री जी, दूसरे के मन की बात तो कभी सुनते नहीं है। अरे चुप रहिए ना, इतना डपोर संखी मत बनिए ना। इस तरह से आपके प्रधानमंत्री भी डपोर संख है, आप भी डपोर संख है और डपोर संख की तरह बात करते हैं। डपोर संख का मतलब पता है ना आपको? डपोर संख का मतलब होता है कि 1 करोड़ दे दो कहाँ दे देंगे, 2 करोड़ दे दो कहाँ दे देंगे, और देने के बदले कुछ नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि हम एक कमेटी बनाएंगे और 15 काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपया देंगे, कहाँ चला गया आपका कमिटी? बाद में कहते हैं कि चुनावी जुमला था। चलो ठीक है, शशांक जी का जवाब भी सुन लीजिए, शशांक जी का जवाब भी सुन लीजिए। नफरत है आपको? हाँ ठीक है, जवाब भी सुन लीजिए शशांक जी। हाँ जवाब देखिए ज्यादा दिन नहीं है, हिमांशु जी ही है। जब 50 सीट से भी कम जब कांग्रेस जीतेगी ना
तो यही राहुल गांधी जी का कान पकड़ के निकालने में सबसे ज्यादा आगे रहेंगे कांग्रेस, और यही सबसे पहले बुलंद करेंगे कि ऐसे लोगों को कांग्रेस से निकाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसे राजकुमार के आभा मंडल में ये लोग दबे हैं जहां इनकी प्रतिभा का हनन। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, तो हमने 7 IIT बनाया, 16 IIIT बनाया, 7 IIM बनाया, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय बनाए। क्या इसमें मुसलमान नहीं पढ़ते हैं? क्या इसमें मुसलमान नौकरी नहीं करते हैं? UPSC का एग्जाम जब होता है तो क्या उसमें मुसलमान नहीं निकालते हैं क्या? जो आज भारत 5वीं सबसे बड़ी GDP बना है और तीसरी सबसे बड़ी GDP जो है वो PPP के दृष्टिकोण में भारत जब बनने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या मुसलमान जो है और मुसलमान बच्चों और युवाओं को काम नहीं मिला क्या, ये भी तो देखने की बात है। तो खिलाफ है, बिल्कुल से कहते हैं कि मदरसा छाप गुंडा तंत्र के खिलाफ तो हम है ही। जो लोग कहते हैं रामचरितमानस जो है वो लिखा गया है मदरसा में, उसके खिलाफ तो हम बोलते ही। अरे जसवीर जी के तलवे चाटने वाले लोग और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के तलवे चाटने वाले लोग, अरे हिमांशु जी गला फाड़ने से कुछ नहीं होता, आवाज नहीं आ रही आपकी, गला फाड़ने से कुछ नहीं होता हिमांशु जी। ठीक है, अशोक तिवारी जी के पास आते हैं। देखिए पर्सनल नहीं होंगे प्लीज, हम चर्चा को स्मूथ वे में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, है ना। इसमें गुस्सा करने से कोई हासिल कुछ भी होने वाला नहीं है। अशोक तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक जी भाई, खुर्शीद भाई जी, मैं आदरणीय मनमोहन सिंह जी के बयान को बोल रहा हूँ जी, सुन लीजिए, सभी लोग सुन लें। उन्होंने कहा था ST OBC एवं अन्य जो है SC ST OBC एवं अल्पसंख्यक अन्य, तो ये कहा था, इसमें कहां से क्या? नहीं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। प्राइम मिनिस्टर का बयान था ये। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात सच है कि उन्होंने कहा था कि SC ST OBC और अल्पसंख्यकों में विशेषकर खास तौर से मुसलमान, उन्होंने जिक्र किया था। वो मैंने आज भी सुना है, और वो तब भी सुना था। उस वक्त भी मैं जर्नलिज्म में ही था मेरा। लेकिन इसमें ये बात सच है, और मैं इसका जवाब जानने के लिए रजा हुसैन रिजवी साहब मैं आपके पास आऊंगा। अगर कोई पार्टी, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो तमाम लोगों के लिए है, उसमें वो तमाम जितने भी, मतलब अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी है तो उस क्षेत्र की या उस सूबे की या उस जगह की जो भी मतलब समस्याएं होंगी, और वो समस्या किसी की भी हो, किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या किसी दूसरी कास्ट का हो, या किसी दूसरी मतलब जो है मजहब को मानने वाला हो, किसी दूसरे पंथ का हो, तो तमाम लोगों की बात करेगी वो। और कोई पार्टी अगर किसी एक वर्ग विशेष का भी जिक्र कर दे अपने मैनिफेस्टो में, या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई भी जिम्मेदार आदमी ये कहे कि ये लोग पिछड़े हुए हैं, इनके हालात बहुत बुरे हैं, चूंकि सच्चर कमेटी ये बता चुकी थी कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर हैं, तो अगर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं तो क्या ये अपराध हो गया, या कोई इसमें दिक्कत की बात है? भाई आप भी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हो ना। तो अगर कांग्रेस ने वो बात कर ली तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? प्राइम मिनिस्टर को इतनी मतलब जो है वो चुभने वाली बात इसमें कहां है? प्राइम मिनिस्टर तो खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए, कांग्रेस ने जो सच्चर कमेटी बनाई जी, और सच्चर कमेटी बना करके पूरे देश में मुसलमानों की तरक्की और बहबूदी के लिए एक सर्वे उसने कराया जी, और सर्वे के आधार पे ये बिल्कुल निकल के आ गया कि साहब एक हमारी कौम यहाँ दलित भाई रहते हैं, उससे भी स्थिति जो है मुसलमानों की बदतर है। तो आपने एक पूरे देश में कांग्रेस ने ये चीज करा करके एक रिपोर्ट निकाल ली। तो मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ जी कि क्या मुसलमानों को इस देश में बेइज्जत करने के लिए रिपोर्ट निकाली गई थी? क्या किया उसके बाद कांग्रेस ने? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट निकाल ली आपने, उसके बाद मुसलमानों की बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए कौन से ऐसी चीजें आपने कर दी? आपने मुसलमानों को तो अलग करके एक अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट बना दिया, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से हटा करके आपने बिल्कुल अलग कर दिया, मुसलमानों को आपने कुछ ज्यादा तवज्जो न देते हुए अल्पसंख्यक बना करके मेन स्ट्रीम से अलग करके हमको एक अलग चिन्हित कर दिया आपने कि साहब ये अल्पसंख्यक है। मतलब हम जहां बैठे हैं साथों में 10 लोगों के बीच में, हर कम्युनिटी के बीच में, उन कम्युनिटी में हम जरा से अलग हो गए, साहब ये अल्पसंख्यक है। तो क्या मुसलमानों को कांग्रेस बेइज्जत करना चाहती थी? और बेइज्जत करके ये रजा हुसैन रिजवी साहब, एक ये भी तो सच्चाई है, ये तो चलिए मजहब की बात के बिना पर जो है आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक हैं, ये भी सच्चाई है अगर कहीं 10 लोग बैठे हुए हों और किसी एक बिरादरी का 2 लोगों की मौजूदगी है वहां और दूसरी बिरादरी के 7 या 8 लोग हैं,
तो वहां पर भी ये बात होती है कि हम अल्पसंख्यक है इस पर्टिकुलर इस इलाके में या इस ग्रुप में। तो ये तो बात जो है, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यकवाद जो है, ये तो कोई नया नहीं है ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए है, ये तो हिंदुस्तान दुनिया के तमाम कोनों में जो है ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मामला चलता है। अच्छा, कोई अल्पसंख्यक है, अगर एक तो अल्पसंख्यक कह सकते हो या फिर दूसरी सबसे बड़ी आबादी भी आप कह सकते हैं उसको, मतलब इस मुल्क की, और अगर कोई ये कहना चाहिए। हाँ, जी, और अगर कोई वर्ग, मेरा सवाल हो, देखिए शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके बारे में मतलब पता है पहले से ही कि मतलब बहुत दबे कुचले एक जमाने से ही, आज़ादी से पहले से ही, मतलब एक जमाने से, और किस तरह की कहानियां आपने भी मतलब जो है वो इतिहास में भी पढ़ा होगा और कहानियों के जरिए भी पता चला होगा कि किस तरीके से उनके साथ जो है मतलब नाइंसाफी हुई है। अगर हुकूमत बनने के बाद, मतलब आज़ादी के बाद हुकूमत बनने के बाद, अगर उनके उत्थान के लिए अलग अलग हुकूमतों ने, अलग अलग सरकारों ने कुछ काम किए या काम करने की कोशिश की गई, तो क्या उसको अपीजमेंट कहा जाएगा? अगर उसको अपीजमेंट नहीं कहा जा रहा, तो फिर मुसलमानों की तरक्की के लिए अगर कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों बार बार जो है वही तुष्टीकरण, अपीजमेंट, ये तमाम जो है वो बातें कह करके उस काम को रोकने की कोशिश की जाती है? ये भी तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है ना साहब। बिल्कुल सवाल उठता है, लेकिन ऐसा है कि हम लोगों को मेन स्ट्रीम से क्यों अलग किया जा रहा है? क्यों मैं अल्पसंख्यक कह के हमें क्यों बिल्कुल देश में जो है दोयम दर्जे का क्यों बताने की कोशिश की जा रही है कि हम दोयम दर्जे के हैं? अरे हम उसी दर्जे के हैं जो हमारे और भाई जिस दर्जे के हैं उस दर्जे के हम भी हैं। हमें अलग करके क्यों ये बताया जाता है? और अलग कर दिया, उसके बाद उसके तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है कि साहब नहीं साहब यूनिवर्सिटी खोलेंगे मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए हम जो है मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, मुसलमानों के लिए जो है हाई कोर्ट के जजेस हम इतने कंपलसरी बनाएंगे। तो वो सब तो आप कर नहीं रहे हैं, खाली बस एक अल्पसंख्यक बना के बिल्कुल किनारे कर दिया आपने। अल्पसंख्यक बना करके मुसलमानों की बहबूदी तरक्की अच्छे तरीके से करते तो हमें अल्पसंख्यक नहीं, जो संख्यक बनाना हो बना देते, लेकिन उसको हमें मिला नहीं। ठीक है, उससे हमारा नुकसान हुआ है। सुमित जी के पास आते हैं, उससे हमें तरक्की नहीं हुई है। देखिए बहुत सारे काम तो ऐसे हैं रजा हुसैन रिजवी साहब, मतलब जो सिफारिशें की थी सच्चर कमेटी ने उनको लागू किया गया, चाहे वो वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है वो जारी की गई, अल्पसंख्यकों के जो तालीमी इदारे हैं उनको सर्टिफिकेट दिए गए और उनको अलग तरीके से जो है मतलब वो पैसे से मदद मिली थी उस जमाने में, और वो मदद अब तक जारी थी कुछ महीने पहले तक, कुछ महीने पहले तक की चीजें हैं। उनके बुजुर्गों ने वक्फ किया जी, उसे क्या उसमें वक्फ में उन्होंने क्या किया भाई? उन्हीं की चीज थी, ठीक है, उसमें कोई ऐसी तरक्की की चीज नहीं की है भाई। ठीक है, मेरा ख्याल कि जो काम हुए हैं उनका तो जिक्र जरूर होना चाहिए। सुमित शांग जी, मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि देखिए ये बड़ा मतलब चूंकि जब जिस दिन 19 अप्रैल को वोट, पहले फेज के वोट डाले जा रहे थे, हम भी दिन में कई बार चर्चा की, बहुत सारे लोगों से बात की और हर किसी ने बड़ी ईमानदारी से ये कहा, और मैंने शायद साल भर पहले एक आर्टिकल भी लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी प्रसिद्धि के या मतलब जो एक्सेप्टेंसी के जिस मकाम पर पहुंच गए, जिस उरूज पर वो हैं, वहां उन्हें हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये सब करने की अब जरूरत नहीं है। वो अगर डेवलपमेंट का काम करेंगे, बिना इस तरह की बातें किए भी वो जीतेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मतलब ये मेरा खुद का आकलन था और बहुत सारी उसकी वजूहात थी। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं या मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, भाई ऐसी क्या मतलब जो है वो मुसीबत आ गई, ऐसी क्या परेशानी आ गई कि पहले फेज के बाद 102 सीटों का मतलब जो है चुनाव हुआ और उन पहले फेज में 102 सीटों में से 40 सीटें बीजेपी के पास थी पहले से ही। तो ऐसी कौन सा फीडबैक मिल गया प्राइम मिनिस्टर को, पार्टी को? हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि गरमाइए गरमाइए प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, इस माहौल को गरमाइए। वो स्क्रीनशॉट बहुत चला है। तो ऐसा क्या फीडबैक मिल गया प्राइम मिनिस्टर को जो वो सीधे मतलब इस लेवल पर आ गए? क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, इस देश के मुखिया हैं, वो चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरी बार लगातार जो है वो चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। तो क्या फीडबैक मिल गया जो उन्हें मतलब मंगल सूत्र तक पहुंच गए वो, और वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीत गई तो हिंदुओं का सारा जो है मतलब जो भी उनकी मतलब चीजें हैं वो सब छीन ली जाएंगी, जो हक है उन्हें छीन लिए जाएंगे और घुसपैठियों में बांट दिया जाएगा, जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उसमें जो है बांट दिया जाएगा। मतलब घुसपैठिया बता दिया। मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि भाई वो जो शेख हैं उनको तो गले लगा रहे हो और हिंदुस्तान के मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे हो। ये फीडबैक, ये मजबूरी, ये परेशानी क्यों आ गई? देखिए निश्चित रूप से इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ और विकास के लिए बात की है और सबके विकास के लिए कार्य भी कर रही है। लेकिन जब हिंदुओं के गहनों की बात होती है तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो जब 100 करोड़ से ज्यादा सनातन मान्यताओं में बसा हुआ ये भारतवर्ष है और उनके मंगल सूत्र को अगर छीनने की बात अगर कांग्रेस के लोग करते हैं, और कहीं ना कहीं इन चीजों को लगातार आपने पूर्व में भी देखा है कि जब कांग्रेस की सत्ता रही है, या फिर राजस्थान की ही बात कर ले तो राजस्थान में तो मानव तस्करी किस प्रकार से बढ़ी हुई थी। महिलाओं के प्रति 46% आपने देखा होगा कि जो
महिलाओं के प्रति जो किस प्रकार की घटनाएं जो है 46% से ज्यादा राजस्थान में बढ़ गई थी जब भी कांग्रेस की सत्ता रही। सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं जो हैं वो माताओं बहनों के खिलाफ किसके शासनकाल में हुई? जब कांग्रेस के ही शासनकाल में हुई। हाँ, तो ये लोग कहीं ना कहीं इन विषयों पर तो ये बात दिसंबर 2023 में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, क्या आपने पढ़ी थी वो? और क्या उसमें आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, दिल्ली में क्या हालात है? दिल्ली में आप कहेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो केंद्र के हाथ में है। वो रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए थी आपको। आम आदमी पार्टी की बात सर आप क्या करेंगे कि आम आदमी पार्टी की बात तो यही होगी ना कि नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, जो दिसंबर में आई थी, वो देखी थी आपने? सबसे बड़ी बलात्कार की घटना जो है देश में निर्भया कांड होता है, और निर्भया के आरोपी को अरविंद केजरीवाल जी जाकर के आर्थिक सुविधाएं मुहैया कराते हैं और उसी के साथ गलबहियां करके ये कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक मूल चरित्र है, ये कहीं ना कहीं ये मुसलमानों के साथ नहीं होती है, ये हिंदुओं के साथ नहीं होती है, ये किसी जाति और पंथ विशेष के साथ नहीं होती है, ये उसके साथ होती है जहां इसको मतलब होता है, ये उसके साथ होती है जहां पर कहीं ना कहीं देश को विभाजनकारी हिमांशु जी आपके पास ही आ रहा हूं, ये उनके साथ होती है। और रही बात कि पाकिस्तान की बात क्यों नहीं होगी, अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर आंख उठाने की क्या कोशिश करेगा तो उसका आंख निकालने का काम, अगर आंख निकालने की बात अगर कोई करता है तो इसमें गलत क्या है? आपने देखा होगा जब ताज होटल पे हमला होता है तो उस समय तो कांग्रेस की का सरकार था, क्या किया कांग्रेस ने? कुछ नहीं किया। अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते तो उस वक्त तो पाकिस्तान को तो सोचना पड़ता ना। आज जिस प्रकार से घर में घुस करके मारने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं भारत सरकार ने करके दिखाया, तो ये भी तो देखने की बात है। क्या उसमें मुसलमानों का सम्मान नहीं बढ़ा था? क्या उसमें देश का सम्मान नहीं बढ़ा था? क्या उससे देश की तरक्की नहीं हुई? देखिए पठानकोट में आईएसआई के और बहुत सारे अफसरान को पाकिस्तान के आकर के जांच करने की इजाजत भी जो है वो मोदी हुकूमत नहीं दी थी, ये भी सारी दुनिया जानती है। और पुलवामा भी मोदी हुकूमत में ही हुआ था, ठीक है, जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, मगर उसको रोका जा सकता था, वो रोका नहीं गया, ये भी सच्चाई है। जवाब के लिए मैं आऊंगा अब हिमांशु जी आपके पास। वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की जब हुकूमत होती है, वो अपीजमेंट का तो मामला है ही, वो कह रहे हैं कि ना तो आप हिंदुओं के हो ना मुसलमानों के हो, एक अलग तरह की पॉलिटिक्स करते हो। मगर ये मंगलसूत्र तक बात क्यों पहुंची? लोग असल में उसको जानना चाह रहे हैं गहराई में। ऐसा कांग्रेस ने क्या गुनाह कर दिया? हिंदुओं को ऐसा कितना परेशान कर दिया, या हिंदुओं का कितना हक मार करके किसी दूसरे को दे दिया कि जो बात मंगलसूत्र तक पहुंच गई? हिमांशु जी देखिए, हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं किया है जी। इस देश में जिस भी वर्ग, जिस भी लोगों को, जिनको भी आवश्यकता है, विकास की दरकार है, हाँ। उनके विकास के लिए हमने योजना बनाई, हमने उसका इम्प्लीमेंट किया। लेकिन ये प्रथम चरण के मतदान के बाद इतने घबरा गए कि इनको पेशेंस ही नहीं रहा और इतने निम्न स्तर पर उतर गए। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, हाँ। मैं उनका बात सुन रहा था, वो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ तो ठीक है, लेकिन आपने विकास किसका किया? आपने विकास चंद उद्योगपति मित्रों का किया। आज 16 लाख करोड़ रुपया यदि आप गरीब किसानों का ऋण माफ कर दिए रहते तो इस देश की स्थिति कुछ और होती। आज जीएसटी आप लगा करके कृषि उपकरणों पर आज किसानों की हालत आपने क्या कर दी है? जो गरीब लोग हैं उनके लिए आपने क्या किया है? आप बताइए कि एक योजना आपने लेकर के आया, आपकी एक भी योजना सफल नहीं रही है। दूसरी बात, ये महिलाओं की बात कर रहे थे, शर्म आनी चाहिए इनको महिलाओं की बात करते हुए। आप इनको याद नहीं है मणिपुर अभी ताजा घटना है, इनको याद नहीं है। दूसरी बात, टॉप 5 राज्य महिला उत्पीड़न में जो है वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है जहां महिलाओं का उत्पीड़न हुआ। अंकिता भंडारी, इनको याद नहीं है उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? इनको याद नहीं है जो प्रधानमंत्री जी के गृह संसदीय क्षेत्र बनारस है जिसमें आईटी सेल के इनके 3 लड़कों ने एक लड़की के साथ यौन शोषण सामूहिक रूप से किया, वो इनको पता नहीं है। ब्रजभूषण सिंह के सांसद हैं और ये किस तरह से पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, यौन शोषण करते हैं, वो इनको पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय बलात्कार पार्टी हो गई है। ये सिर्फ बलात्कार करना जानती है और महिलाओं का शोषण करना जानती है, ये इनका असली चेहरा है। ये पाकिस्तान की बात कर रहे थे और आतंकवाद की बात कर रहे थे। ये जाएं पता करें सबसे पहले
इनके जो कंधार में जो आतंकवादियों को छोड़ा गया था वो किसके शासन में हुआ था? ये भारतीय जनता पार्टी का शासन था कि नहीं था? और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में इनके समर्थन से जो सरकार चल रही थी बीपी सिंह की, उस समय में जाकर के कंधार में दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ा गया था। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। ये पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को ये दो टुकड़ों में विभक्त किया तो कांग्रेस पार्टी ने विभक्त किया। इनके बूते की बात नहीं है, ये 56 इंच का सीने की बात करते हैं, लेकिन चाइना के साथ गलबहियां करते हैं, चाइना के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं। ये इनका असली चेहरा है। और चुपचाप जाकर के बिन बुलाए मेहमान होते हैं और जाकर के नवाज शरीफ की मां का चरण स्पर्श करके और वहां पर जाकर के बिरयानी खाते हैं। ठीक है, ये इनका असली चेहरा है। ये क्या बात करेंगे पाकिस्तान का? असल में बात ये है कि मुद्दों से हटाना चाहते हैं। सुमित जी थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, आ रहा हूं। महंगाई की होनी चाहिए, बेरोजगारी की होनी चाहिए, इससे ये ध्यान हटाना चाह रहे हैं और इसीलिए हिंदू धर्म का उपयोग कर रहे हैं, सनातन धर्म का गलत धर्म से उपयोग कर रहे हैं, ये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम पहले भी कहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए इस देश के हिंदू धर्म के महिलाओं से, जो हिंदू धर्म के मानने वाली महिलाएं, चूंकि उनका जो मंगलसूत्र है वो बहुत ही पवित्र है और वो उनके सुहाग का प्रतीक है। उसके छीनने की बात यदि होती है तो महिलाओं का अपमान है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, आऊंगा मैं। सुमित जी जरा अशोक तिवारी से एक मैं रिएक्शन जरूर लूंगा। उससे पहले देखिए, आप कह रहे थे अभी कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, चूंकि पहले फेज के हो गए 8 सीटों पर इलेक्शन थे, अभी दूसरे फेज का जो है आने वाले फ्राइडे को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की भी बहुत सारी सीटें हैं और देश भर की सीटें हैं। तो अगर हमने बात करें 2017 की, तो उस वक्त जो है वो तमाम बातें आ गई थी। उस वक्त जो है वो शमशान कब्रिस्तान की बात हुई थी, ईद और दीपावली की इस तरीके से बात हुई थी कि ईद पर बिजली आती है, दीपावली पर बिजली नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें जो है हुई थी। 2022 की बात अगर हम करें, विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, तो 2022 में भी 80 वर्सेस 20 का जिक्र किया था खुद चीफ मिनिस्टर ने। तो इन बातों का असर आज भी बहुत सारे लोगों पर होता है और पढ़े लिखे लोगों पर भी होता है। आप कई बार एक ज़माने में ये बात होती थी या कुछ दिन पहले तक ये बात होती थी कि भाई मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझते नहीं है सियासत को, उन पर असर होता होगा, लेकिन इन बातों का असर पढ़े लिखे लोगों पर भी होता है। आज आप सोशल मीडिया पर जाकर के देख लिए, आप हिंदी छोड़ दीजिए, इंग्लिश में, मतलब जो इंग्लिश दा हैं, अंग्रेजी बोलने वाले, फर्राटे से लिखने वाले, वो तमाम जो है सपोर्ट में और विरोध में हो रहे हैं। मतलब वहां पर भी ये पूरी लड़ाई चल रही है। तो पढ़े लिखे लोगों पर भी असर होता है। तो आप इस बात को कैसे मतलब जो है वो टाल सकते हैं या मतलब जो है वो डिनाई कर सकते हैं कि नहीं, इन बातों का कोई असर नहीं होता? आज भी चूंकि जो मजहब की अफीम है ना, धर्म की अफीम कहा है, ये सब जानते हैं कि वो कितनी मतलब खतरनाक है और उसका असर देर तक रहता है। जी, इसको बहुत संक्षेप में मैं अच्छे से रख रहा हूँ आपके साथ। हाँ, देखिए 2014 में मोदी जी कैसे आए थे, इतना बोलना ही काफी। जी, 2014 में मोदी जी कैसे आए थे, इतना बोलना ही काफी। 2014 में उन्होंने महंगाई की मार की बात करी थी, डॉलर को बराबर करने की बात करी, रुपए की, बेरोजगारी की बात करी थी, बहुत सब बात दिखाए थे। 2014 में जनता ने उनको मौका दिया। 2019 में भी 5 साल और मांगे, उन्होंने मौका दे दिया जनता ने। जनता बहुत उदारवादी है, जनता बहुत इमोशनल है भारत की, जैसा आप बता रहे हैं। जनता इमोशनल है, इमोशन में आकर के उनको वोट फिर दे दिया 2019 में। हालांकि पुलवामा का घटना किया उन्होंने, बताया वो तरीका समझ नहीं पाई थी, ये बात और हो गई। अब आइए 17 और 22 की बात कही थी, उन्होंने कही थी, उसका फायदा भी उनको मिला उस समय। आज 2024 का चुनाव, भाई मैं बता रहा हूं खुर्शीद भाई, ये डिफरेंट चुनाव है। 2024 तक आते आते लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं इन बातों से। आज लोगों को अपनी रोजी रोटी दिखाई दे रही है। आज लोगों को, किसानों को अपनी एमएसपी की गारंटी दिखाई दे रही है, पेंशन दिखाई दे रही है, उनको कर्जा माफ करने की गारंटी दिखाई दे रही है। वो भी जिंदगी जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते आत्महत्या करके। सवाल इस बात का है, अब लोग इतना थक चुके हैं, पक चुके हैं, 10 साल के इनके झूठों फरेब थे। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कह दी, इतनी बड़ी बात कह दी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कह दी, और उनको एमएसपी गारंटी तो नहीं दी। डंडे मारे, आंसू गैस चलाए, 400 किसान से अधिक शहीद हो गए, हमारे थार गाड़ी चला दी गई लखीमपुर खीरी में। क्या किया? कुछ नहीं किया, कोई बुलडोजर नहीं गया वहां पर। सवाल इस बात का है, ये झूठा नाटक करते हैं लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर फेल है उत्तर प्रदेश में। आज लॉ एंड ऑर्डर फेल ना होता तो कानपुर में जिस तरह से महिला जला दी गई, उसकी बेटी जला दी गई, ये तजब कारण है। क्या माफिया है क्या? प्रशासन ही माफिया हो गया। आज
हाथरस में किस तरह घटना हुई, सारी घटनाएं सामने हैं आज, इनका झूठ हो रहे सामने है सबके। हालात ये है कि भाई अब वो बातें भी बेमानी हो रही हैं। अब लोग इतना रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, इतना थक गए हैं, पक गए हैं कि वो बातें उनको मिर्ची लग रही हैं। अब ठीक है, अब तो आपस में टकराने की बात, हाँ ठीक है, नहीं हो रहे हैं। सुमित जी के पास आता हूँ। हाँ सुमित जी, ठीक है ठीक है, आखिरी बात बोल लूं तब मेरी बात पूरी होगी। हाँ, सच्चाई ये है कि जो है पहले छुट भइये नेता बोला करते थे। आप याद करिए खुर्शीद भाई, ऐसी भाषा का प्रयोग पहले छुट भइये नेता करते थे। हाँ, बहुत हल्के नेता करते थे, सच बात है ये। हाँ। अब मां बदौलत को आना पड़ा, जैसे फिल्मों में विलेन होता था तो गड़बड़ है। विलेन के छोटे जब मार काट दिए जाते थे तो अंत में विलन पाना पड़ता था, तो तलवार उठाना पड़ता था, खुद युद्ध लड़ना पड़ता था हीरो से। हीरो से विलन युद्ध लड़ रहा है इस समय। ये वो हालत है। और भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ, भारतीय संस्कृति समावेशी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति सबको समाहित करने वाली संस्कृति है। भारतीय संस्कृति हिंदू मुसलमान सब करने वाली संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति है। सनातन संस्कृति बहुत बड़ा संस्कृति का बस लोग उडमतम की बात करती है, की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है। वो सभी का खून एक है, हमारा खून, हिंदू का खून, मुसलमान का खून, सिख का खून, ईसाई का खून, सारे खून से हैं। हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं, सब कुछ धर्म में जाते हैं। जी सुमित जी देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने कही, और खासतौर से ये कहना कि घुसपैठिए, मतलब घुसपैठिए बता दिया गया। भाई अगर घुसपैठिए हैं भी इस मुल्क में, मान लेते हैं कि हैं, 10 साल से हुकूमत है, पूरा सिस्टम मोदी साहब के हाथ में है, और पिछले 5 साल से अमित शाह साहब के हाथ में है। जो अमित शाह तो मतलब जो है वो मोदी साहब से भी 2 कदम आगे माने जाते हैं, मतलब जो एक पॉलिटिकल सर्किल या लोगों के बीच बैठ करके बात होती है। तो है 10 साल से आपके हाथ में है, तो घुसपैठियों को निकाल देते, किसने रोका है आपको? क्या कांग्रेस ने हाथ पकड़ा है बीजेपी के लीडर्स का या प्राइम मिनिस्टर का? निकालो ना घुसपैठियों को, किसने रोक रखा है? देखिए खुर्शीद भाई, हमने भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं उन्होंने लगातार इन विषयों को संज्ञान में लिया, और जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि 2014 के बाद हमारे यहाँ जिस प्रकार से 2014 के पहले प्राय प्रत्येक होली दीपावली आदि के समय में बॉम्ब विस्फोट की घटनाएं हुआ करती थी, लोग घरों से बाहर निकलने में कतराते थे, वो सारी घटनाएं किस प्रकार से हतोत्साहित हुई। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके ज्ञान दे रहे थे, तो इनको मैं बताना चाहूंगा, महिलाओं पे ज्ञान दे रहे थे तो कुछ तो बताना बनता है ना जी। तेलंगाना कांग्रेस के एक नेता हैं जिनका नाम है कुंभम शिव कुमार, ये 5 स्टार होटल में अपनी ही महिला नेत्री को ले जा करके उसके साथ बलात्कार करते हैं और गैंगरेप करवाते हैं। उसके बाद कांग्रेस के काल में राजस्थान, कुछ टेक्निकल इशू है शायद, वापस उनके पास हम आएंगे। रजा हुसैन रिजवी साहब, ये जो मतलब सवाल मैंने ये बीजेपी से किया था, और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर अगर मतलब आज 10 साल के बाद भी वो घुसपैठिया बता रहे हैं किसी एक कम्युनिटी को, और मैंने कहा भाई सिस्टम तो आपके पास है ना इतने दिन से, किसी और ने किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपको जो है वो राह चलता हुआ या कोई भी पॉलिटिकल लीडर आपका हाथ पकड़ ले घुसपैठियों को निकालने में। सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो मना नहीं करेगा, अगर बाकी घुसपैठ है तो रोकेगा वो आपको, कौन रोकेगा? निकालिए आप बाहर। तो आपको लगता है कि मतलब ये खाली एक तरीके से मतलब रुख मोड़ना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, इस पूरे माहौल को जो है एक अलग तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं? कोई फीडबैक जरूर मिला है उनको पहले फेज के बाद। देखिए घुसपैठियों को रोकने के लिए तो कहीं ना कहीं चाहे रोगनिया हो चाहे वो हो, उसके लिए जो है केंद्र सरकार ने कोशिश की है, और कोशिश अब वो किसी को लगता होगा अच्छे स्केल पे किया है, किसी को लगता होगा कम स्केल पे किया है। तो कहीं ना कहीं घुसपैठियों पर बहुत ज्यादा बातें हुई हैं उनके रोकने के लिए, और कितना रोका है, कितना कारगर हुआ है, वो तो सरकार अपने आंकड़ों में बताएगी। पर रोहिंग्या जो है वो तो शरणार्थी हैं, वो तो हुकूमत की तरफ से यहाँ पर रखे गए हैं। भाई अगर कोई घुसपैठित को, तो देखिए सारे बॉर्डर्स हैं और तमाम बॉर्डर्स के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है, और वो पूरा सिस्टम लगा भी दिया है। अलग अलग जगह खबरें आती हैं कि नई तकनीक के जो है कैमरे भी लग रहे हैं, बाढ़ बंदी की जा रही है, इलेक्ट्रिक शॉट्स का कुछ ऐसा सिस्टम भी बनाया जा रहा है, मतलब कि वो कोई कर ही नहीं सकता, मतलब हाई तकनीक अपनाई जा रही है। तो ऐसे में ये सवाल उठा देना घुसपैठिए हैं, मुसलमानों को घुसपैठिए करार दे देना, मेरा सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को क्या ये जेब देता है बात करना? और भाई अगर घुसपैठ है तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, 10 साल में फिर क्यों नहीं निकाले आपने? देखिए कैमरे बहुत काम इसलिए नहीं कर पाएंगे कि जो लोग आते हैं वो नदी और समुद्र किनारे से आते हैं, तो इसलिए बांग्लादेश से जो लोग आते हैं
इसमें तो वो जो है वो समुद्र के और नदी के किनारे से ऐसा ऐसा आते हैं कि वहाँ कोई पकड़ नहीं हो पाती है। तो इसलिए उस तरीके से बहुत चले आते हैं और पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं वो रहते हैं, लेकिन उन लोगों की भाषाएं ऐसी होती हैं कि जो लोग असम में बोलते हैं, असम वाली भाषा बिल्कुल जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लोग बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं भाई बंगाल से आए हैं। बंबई में बहुत जगह ऐसे लोग नौकरी करते हैं, अगर उनसे बातचीत की तो वो बांग्ला बोलना शुरू करते हैं, कहते हैं हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। जब अंदर तक जाइए तो मालूम हुआ वो कहीं और से आ गए हैं। तो कहीं कहीं बताते हैं साहब असम से आए हैं। आप देखिए कूड़ा उड़ा जो बीनने वाले लोग हैं यहाँ लखनऊ में भी, पता नहीं वो कहाँ के हैं, असम के हैं कि बांग्लादेश के, पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के कहाँ के। कांग्रेस के हमारे कभी साथी कह रहे थे, हमारे लायक दोस्त, कि साहब वो कांग्रेस कोई धर्म की राजनीति नहीं करती है। तो मैं इनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ताला किसने खुलवाया था और जो है वो शिलान्यास किसने करवाया था। अगर धर्म की राजनीति नहीं करते हैं तो शुरुआत तो आपने की थी, लेकिन आप उसको भुना नहीं पाए, आप उसको कैश नहीं कर पाए ताला खुलवाने का। शिलान्यास आपने जो है वो सामने मस्जिद के सामने पर सर राजीव गांधी ने जो शिलान्यास कराया था, जो ताला खुलवाया था, वो तो बैलेंस करने के लिए किया था, क्योंकि शाबानो केस हो चुका था। शाबानो केस में वो मुस्लिम समाज के दबाव में आ चुके थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में बदलवा चुके थे, तो बैलेंस करने के लिए खुलवाया था ना। तो उसको जो है बैलेंस करने के लिए खुलवाया था, तो उसको कैसे मतलब जो है वो उनको नुकसान होता शायद उसका, इसीलिए उनको बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं किया गया उस जमाने में। आज भी कुछ कांग्रेस के लोग दबी जबान में ये कहते हैं। खुर्शीद साहब वो बैलेंस के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन एक तरीके से धर्म की राजनीति हुई कि बिल्कुल नहीं? हुई, बिल्कुल हुई ना धर्म की राजनीति। और वो शिलान्यास ऐसी जगह कराया, हम तो उसको जाकर देख के आए अयोध्या के अंदर जी, कि सामने वो मस्जिद और उसके सामने शिलान्यास। इसको कांग्रेस तो लेना चाहती थी, इसको उठा के श्रेय लेना चाहती थी, लेकिन उस श्रेय को भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने और बहुत कोशिशें उस जमाने में हुई थी। राजेश पायलट जो है वो बहुत कोशिशें कर रहे थे राजीव गांधी के कहने पर, मगर ये भी सच्चाई है कि विश्व हिंदू परिषद के जो उस वक्त के बड़े रहनुमा थे और बीजेपी के, उन दोनों ने इस मामले को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। अगर वो कांग्रेस इसको कर लेती तो वो मुद्दा छिन जाता। तो उसको रोकने में उस जमाने के जो वीएचपी के बड़े लीडर्स थे और बीजेपी के जो बड़े लीडर्स थे उस जमाने के, उन्होंने भी रोका था, ये भी सब जानते हैं। नहीं बिल्कुल से, लेकिन कांग्रेस इसको नहीं उठा पाई, कांग्रेस दब गई, उन्होंने उठा के बीएसपी ने इसको उठा के बहुत तेज पे पूरे। लेकिन एक चीज ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो 26 अप्रैल का चुनाव जी, बस एक मिनट और बस एक आधे सेकंड में बात खत्म करूंगा। जो 26 अप्रैल का चुनाव है, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, आप देखिए कि जो 17 सीट मिली है कांग्रेस को जी, उस 17 में खाली सहारनपुर जो अगला इलेक्शन बीत चुका 19 तारीख का, 1 सीट थी। लेकिन इसमें 26 अप्रैल में कांग्रेस के पास 4 लोकसभा की सीटें हैं जी, यानी मिलेंगी उसको। अमरोहा में उसको कांग्रेस मतलब अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ाएगी गठबंधन के साथ जी। गाजियाबाद में जो है वो सपा गठबंधन के साथ लड़ाएगी, बुलंदशहर में लड़ाएगी और मथुरा में लड़ाएगी। ठीक है, यानी जो 8 सीटें हैं इसमें 4 जो है वो कांग्रेस गठबंधन को मिली है। और ये 8 में खाली 1 जो है वो बीएसपी जीती थी, अमरोहा दानिश अली, वो अब तो कांग्रेस से लड़ रहे हैं जी, और 7 बीजेपी के पास है। ठीक है, तो ये जरा से बहुत ही आश्चर्यजनक चुनाव होगा। तो हमें लगता है कि इसको समझ के भी जो बातें की जा रही हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश को करीब से देखता हूँ, इसलिए इस बात को रखने की भी जरूरत थी, कि इस बात को जानने की जरूरत। 26 अप्रैल का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और शायद ये जो है हवा बदलने की कोशिश हो रही है। सुमित जी, मेरा सवाल वो था जो आप जवाब दे रहे थे कि भाई घुसपैठिए हैं तो निकालते, 10 साल में फिर क्या कर रही थी हुकूमत? कुछ महत्वपूर्ण आरोप जो है कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा लगाए गए थे, जिनका जवाब मैं दे नहीं पाया था, मैं बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कुछ कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर के अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री के साथ गैंग रेप किया था। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक सीनियर नेता हैं जो कि अपनी ही पार्टी के महिला नेत्री को बलात्कार करते हैं और उसके पति को जान से मारने की धमकी देते हैं। और इनके कर्नाटक में एक नेता है जिनका नाम है के.आर. रमेश कुमार। के.आर. रमेश कुमार कहते हैं कि बलात्कार होने पर लेट करके मजे लेने चाहिए। और छत्तीसगढ़ में इनकी पार्टी के एक सीनियर नेता हैं जो कि अपनी ही पार्टी के महिला नेत्रियों को बार बार होटल में ले जाकर के उनके साथ गैंगरेप करते हैं, साथ में रेप करते हैं और उसके बाद उनकी पति को जान से मारने की धमकी देते हैं। तो सबसे बड़ी बलात्कारी पार्टी अगर कोई है इस देश में
जिसने लगातार वर्षों से माताओं बहनों को अपमानित करने का काम किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसको सिर्फ इटली मूल के गोरे लोग के तलवे चाटना जो है ना, वही पसंद है। स्वदेशी मूल की माताओं बहनों का सम्मान जो है वो करना इनको नहीं आता है। स्वदेशी मूल की माताओं बहनों का ये अपमान करते हैं, सिर्फ बलात्कारियों को प्रश्रय देते हैं। एक से बढ़कर एक बलात्कारियों को टिकट देने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। एक से बढ़कर एक बलात्कारियों के साथ होटल में बैठ करके खाने का काम कौन करता है? राहुल गांधी करते हैं। एक से बढ़कर एक बलात्कारियों के साथ पिकनिक मनाने का काम कौन करता है? तो राहुल गांधी करते हैं। इस पर जवाब देना पड़ेगा ना। काशी में जा करके ये काशी के युवाओं को नशेड़ी बताते हैं। काशी में जा करके काशी के युवाओं को बताना इसका एक प्रयोग है। जो दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसने बलात्कार किया मणिपुर में, महादेव का अपमानित करना चाहते हैं। महादेव की पूजा जो है वो राष्ट्र के समय में होता था और आज करते हैं। अरे बलात्कारियों के पर बैठा हुआ व्यक्ति भी धृतराष्ट्र है। इसीलिए आज देश की महिलाओं कहीं इस तरह से यौन शोषण और यौन उत्पीड़न होता है उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ था हाथरस में? हाथरस में हमारी बेटी के साथ यौन शोषण हुआ था, बलात्कार हुआ था और रात के अंधेरे में उस लाश को जला दिया गया था बिना उसके परिजनों को पूछे हुए। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी को तुम न्याय दिला सकते हो? भारतीय जनता पार्टी के दलालों, बताओ कि तुम भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो, बताओ कि अंकिता भंडारी को न्याय मिला? क्यों नहीं न्याय मिला? आज तक भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है बलात्कारी जनता पार्टी। ये सिर्फ बलात्कार करना जानती है। देश की महिलाओं का यौन शोषण करने में नंबर 1 है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी शासित 5 राज्य इस देश में महिलाओं के यौन शोषण और उत्पीड़न में ये सच्चाई भारतीय जनता पार्टी का। अंकिता भंडारी कांग्रेस पार्टी के कहानी है। कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व की कहानी है। प्रधानमंत्री रंग की तरह रंग बदलने वाले, कई माताओं बहनों को अत्याचार करने वाले, आदिवासी माताओं बहनों को अत्याचार करने वाली, जब आदिवासी माताओं बहनों का अत्याचार होता है और इसके शासनकाल में राजस्थान। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक एक करके बात कीजिए। और मेरा ख्याल के ये आरोप प्रत्यारोप का जो मामला है ये चलता रहता है दोनों पार्टियों के बीच में और सारी पार्टियों के बीच में, मगर अभी ये हम मसले पर बात करना चाह रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिस तरीके से पॉलिटिक्स एक अलग रुख लिया है इसने, इसकी वजूहात क्या आती है। और मुसलमानों के इर्द गिर्द जो है वो पहले से घूमता था इलेक्शन, चुनाव, हर चुनाव, इस बार भी वापस ऐसे उम्मीद थी कि नहीं होगा मगर आ गया। उसी पर हम बात करें, मेरा ख्याल के मुद्दे पर टिके रहे हैं, चूंकि हम ये जो मसला है ना, ये जो हर एक पार्टी में बलात्कारी भी हैं, ऑन रिकॉर्ड ये सच्चाई है, इल्ज़ाम लगते हैं हर एक पार्टी के बहुत सारे लीडर्स के ऊपर। दोनों ही पार्टियां इससे अछूती नहीं हैं, भले ही छोटे नेता हो या दूसरे नेता हो, या कई ऐसे इल्ज़ाम भी लगते हैं जो बाद में मतलब जो है वो कोर्ट से बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं। मतलब कई बार जो है, चूंकि पॉलिटिक्स में भी और वैसे भी कई फर्जी इल्ज़ाम भी लगते हैं, ये भी सच्चाई है। और इस मामले में कोई भी पार्टी नहीं बची, ज़्यादातर पार्टियों के नेताओं के, बहुत सारे नेताओं के ऊपर ये ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं। तो मेरा ख्याल के उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना। अभी बात ये हो रही है कि क्यों ये आना पड़ा, क्या उम्मीद की जाए। मैं तमाम लोगों से जो है रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अब दूसरे फेज के लिए वोट डाले जाएंगे आने वाले फ्राइडे को, 26 तारीख को। क्या कुछ आप अपील करेंगे? और ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है इसके बारे में, मतलब किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ना हो, चूंकि देखिए जब कोई मसला हिंदू मुस्लिम या दो कम्युनिटी के बीच के ऊपर जब कोई बात उठती है और खासतौर से हिंदू मुस्लिम के, तो कशीदगी पैदा होती है, मतलब जो है वो नाराजगी भी बढ़ती है, दुश्मनी पैदा होती है। बेकार की दुश्मनी दो कम्युनिटी के बीच में ना हो, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? आप ही जवाब दे दीजिए। पहला जवाब जो है आपसे लूंगा मैं, सुमित जी, क्योंकि बहुत ज्यादा बात होती है ना हिंदू मुस्लिम की, तो आम लोगों के बीच जो है वो बेकार में टेंशन बढ़ जाती है, कशीदगी पैदा होती है, तो ना हो, क्या किया जाए उसके लिए? सुमित जी। किससे सवाल है? सुमित जी आपसे ही सवाल है कि जब भी पॉलिटिकल लीडर्स तो बोल करके चले जाते हैं, सामाजिक सौहार्द की बात करने वाले क्योंकि वो असर होता है, देखिए असर होता है लोगों के ऊपर और उससे माहौल खराब होता है, वो ना हो। देखिए निश्चित रूप से हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो इस देश की भूमि को मां मानता है उसकी रक्षा हम करते हैं और कहीं ना कहीं उनके सहयोग, उनके विकास, उनकी उन्नति और उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। लेकिन भारत की भूमि को कहीं ना कहीं मदरसा छाप गुंडा तंत्र बनाने का अगर कोई काम करेगा और कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम करेगा। अब ये देखिए आप गलत बयानी प्लीज मत कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं।
मदरसा छाप, इसका मतलब आप मदरसों के बारे में नहीं जानते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके आसपास कोई मदरसा हो तो एक बार जाइए जरा। मैं मदरसा के खिलाफ भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। मैं तो ऐसा मत बोलिए आप सड़क छाप जबान का इस्तेमाल प्लीज मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। जो मदरसा में बैठ करके मुसलमानों को बरगलाने का काम करती है, आप पूरी बात समझ नहीं रहे हैं। मैं उस गुंडा तंत्र के खिलाफ बोल रहा हूँ जो कहीं ना कहीं देश के मुसलमानों को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम करती है। भाई मदरसों का जिक्र कहां से आ गया यहाँ पे? मदरसों का जिक्र कहां से आ गया? मदरसे बेचारे अपने जो है वो उनके जिम्मेदार लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, वो जाकर के कोई मस्जिद मदरसे में जाकर के वो अपना काम करते हैं, वो उनका चलता है। छोड़ दीजिए आप इसको। मुसलमानों के बच्चों का ठीक है, कहीं ना कहीं देश की उन्नति और ठीक है। हिमांशु जी क्या कहेंगे? माहौल खराब ना हो। देखिए नेता बोल करके निकल जाते हैं, असर पब्लिक पर होता है और भुगतना जो है फिर दूसरे लोगों को पड़ता है उसका। क्या कहेंगे? ये माहौल खराब ना हो, क्या कुछ करना चाहिए? चूंकि वक्त की कमी है, कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए प्लीज। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक धर्म के आधार पर कोई देश नहीं चलता। यदि धर्म के आधार पर देश चलता तो पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते। ठीक है। हम जब बच्चे थे तो याद है कि ताजिया में घुंघरू बांध के दौड़ते थे और हमारे घर पर जो हमारे मुस्लिम मित्र होते थे वो होली दिवाली में मिठाई खाने आते थे, और अभी भी हम जाते हैं ईद में जाकर के हमारे जो हिंदू मित्र थे वो सेवई खाते थे। लेकिन आज इस परंपरा को यदि किसी ने खत्म किया है, इस खाई को किसी ने भाईचारे नहीं, अभी भी बड़ी तादाद में हिंदू भाई जो है वो सिवैया खाते हैं मीठी ईद पर, और मुस्लिम जो है वो जाते हैं दीपावली के दिए भी जलाते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि दीपावली के मैसेज हिंदू के कम आते हैं आपके पास, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को ज्यादा भेज रहा होता है। तो ये ऐसा नहीं है, उतनी खटास दिखती भी है कई बार, मगर कई बार लगता है कि नहीं माहौल बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे अशोक तिवारी जी, कम से कम अल्फाज में, वक्त की कमी का ध्यान रखते हुए प्लीज। बहुत कम अल्फाज में कहने जा रहा हूं मैं। जो प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया है 17-22 की तर्ज पर, वो प्रयास उनका सफल नहीं होने वाला है। कारण क्या है कि पीडीए हमारे साथ है और उत्तर प्रदेश में ही वो चाहते हैं ऐसा करना। उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है। पीडीए हमारे साथ है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और साहब क्या फाइनल कमेंट्स होंगे आपके? ठीक है सर जी। देखिए ऐसा है, इलेक्शन कमीशन भी इस पे अपना कार्य करता है, उसने बहुत गाइडलाइंस जारी की है। और उस गाइडलाइन आज कांग्रेस के बड़े लीडर्स मिले भी हैं जाकर के। हाँ, तो राजनीतिक नेता उस आधार पर जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के आधार पर अपनी तकरीरें रखते हैं, अपनी मीटिंगें करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसी बात ना कहें कि जिससे इलेक्शन के अंदर कोई ऐसी बात आए। ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन बराबर गाइडलाइंस जारी करता है और इलेक्शन कमीशन को सुमोटो लेना चाहिए था, लेकिन जो है वो कांग्रेस के लोगों को जाकर के शिकायत करनी पड़ी। बहरहाल आप तमाम मेहमान यहाँ पर आए, तमाम का शुक्रिया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है वो जाहिर तौर पर एक चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना और कब बोलना है, तो जाहिर है उनको मतलब जो है बताने की ज़रूरत नहीं, वो जानते हैं। मगर ख्याल रखना चाहिए किसी एक कम्युनिटी के बारे में, भले ही वो नफ़रत मन में ना हो, मगर ज़बान पर जो उनके अल्फाज थे वो वाकई बहुत मतलब आम लोगों के मुताबिक वो ये था कि उनका मन दुखा है, एक कम्युनिटी का दिल दुखा है। किसी को घुसपैठिया बता दिया, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला बता दिया, ना जाने क्या क्या कहा। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि नेता बोलकर चले जाते हैं, उसका ज़मीन पर असर होता है, कशीदगी होती है और कशीदगी किसी भी समाज के लिए वो ठीक नहीं है। आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।